हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका होम साइंस वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम लोग कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले मैंने वो क्वेश्चंस लिए हैं जो कि कल मैंने पोस्ट किए थे। कुछ लोगों ने इसके आंसर सही दिए हैं, कुछ ने गलत भी दिए हैं। और जो लोग नहीं करते हैं आंसर, प्लीज़ वो लोग भी किया करें आंसर। इससे क्या होगा, आप लोग की प्रैक्टिस होगी। जब हम किसी क्वेश्चन को गलत करते हैं, बाद में जब उसको सही तरीके से देखते हैं तो वो क्वेश्चन हमें याद भी रह जाता है। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट किया करें, जो भी आपको लगता है ऑप्शन गलत हो सही हो, बाद में फिर हम वो डिस्कस किया करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। मिशन इंद्रधनुष के संदर्भ में सही कथन को चुने। ऑप्शन है, यह एक टीकाकरण कार्यक्रम है। दूसरा है, मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत 2015 में हुई थी। तो इन दोनों के बारे में हमें बताना है कौन सा सही है। ऑप्शन है, केवल ए सही है, केवल बी सही है, ए और बी दोनों सही है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, जो मिशन इंद्रधनुष है इसके बारे में जो कहा गया है, तो एक टीकाकरण कार्यक्रम है, ये कथन आपका सही होगा। लेकिन दूसरा जो है, मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत 2015 में नहीं हुई थी, बल्कि कब हुई थी, 2014 में हुई थी। इसी कारण से इसका जो आंसर है वो केवल एक, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। इसको हम डिटेल में देख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, चर्चा का विषय भी रहा था। मिशन इंद्रधनुष जो है, ये केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 25 दिसंबर 2014 को इस मिशन को इंद्रधनुष को प्रारंभ किया था। कब किया था? 2014 में किया गया था, 25 दिसंबर 2014 में। उद्देश्य क्या था इसका? 2020 तक 90% टीकाकरण की योजना इसका उद्देश्य था। कितना? 90%। ठीक है। और ये कब तक का इन्होंने लक्ष्य बनाया था? 2020 तक का। इस मिशन का लक्ष्य 2 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को समय पर विभिन्न रोगों से बचाना था। आपसे पूछ सकता है मिशन इंद्रधनुष के बारे में पूछ सकता है, इसमें आपको दे देगा, ठीक है, ऑप्शन में कि ये 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए है, या फिर गर्भवती महिलाओं के लिए है, या दोनों के लिए है। तो इस टाइप से भी आपके क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो आपको पता होना चाहिए, जब भी आप कोई भी प्रोग्राम पढ़ रहे हैं, वो कब आया, कोई भी योजना कब आई, उसका उद्देश्य क्या है, इन चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस मिशन का जो लक्ष्य है, 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों एवं सभी बच्चे जो हैं और गर्भवती महिलाओं को समय पर विभिन्न रोगों से बचाने के लिए टीकाकरण योजना चलाई गई। तो ये हमने देखा। अब ये चर्चा में क्यों रहा था, उसके बारे में बात करते हैं। वैसे तो मैंने ये आपको कराया हुआ है, मिशन इंद्रधनुष काफ़ी अच्छे से डिटेल में मैंने करा दिया था। वहाँ पे जितने भी इसके अंतर्गत टीके आते हैं, वैक्सीन आती हैं, उन सभी के बारे में हमने बात की थी। यदि आपको डिटेल में ये देखना है तो आप देख सकते हैं, मिशन इंद्रधनुष के नाम से एक वीडियो डला हुआ है। तो देखिए, मिशन इंद्रधनुष चर्चा में इसलिए था कि अभी मिशन इंद्रधनुष जो है, सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 आया है, जो कि कब आया है? 2022, फरवरी 2022 में आया है, यानी कि इस ईयर में ही आया है 4.0। तो इस तरीके से भी अगर आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाए, सघन मिशन इंद्रधनुष कब आया? 1.0 तो 2017 में आया। 2.0 कब आया? 2019 में आया। और 3.0 कब आया? तो 2021 में आया। इसी तरीके से ये 4 जो है मिशन इंद्रधनुष आ चुके हैं। और ये फर्स्ट टाइम जो मिशन इंद्रधनुष है, ये कब आया? 2014 में आया। लेकिन सघन मिशन इंद्रधनुष 1.0 2017, सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0 2019, सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0 2021, सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 फरवरी 2022। तो ये हमने देखा। आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा वीडियो में जाकर, सारा कुछ वहाँ पे जितनी भी वैक्सीन है उसके भी नाम दिए गए हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आपसे पूछ ले, काफ़ी सारी वैक्सीन के नाम देते, पूछ ले कि मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत कौन कौन सी वैक्सीन आती हैं या कौन सी नहीं आती है इनमें से, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन था हमारा कि पीएम पोषण योजना को किस योजना के स्थान पर लाया गया है। ये इस बार यूजीसी नेट में भी पूछा गया है। मैंने आपको ये डिटेल में पहले भी करा चुकी हूँ इसको, और इस बार यूजीसी नेट में ये क्वेश्चन आपका आया है। तो इसमें पूछा गया था कि पीएम पोषण योजना को किस योजना के स्थान पर लाया गया है। ऑप्शन है MDM, यूनिसेफ, ICDS, पोषण अभियान। तो किसके अंतर्गत लाया गया है इसे? MDM यानी मिड डे मील के अंतर्गत इसे लाया गया है। किसे?
पीएम पोषण योजना को। तो इसको हम देख लेते हैं। मौजूदा मध्याह्न भोजन योजना, जिसे हम क्या कहते हैं, मिड डे मील, MDM इसे शॉर्ट में कहा जाता है, के नाम को परिवर्तित करके प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना कर दिया गया है। इस योजना को छात्रों को गरम पका हुआ भोजन प्रदान करने हेतु आरंभ किया गया था। इसे किस लिए आरंभ किया गया था? तो इसे किया गया था कि जो छात्र हैं, एक तो उनका नामांकन जो है उसमें बढ़ोतरी हो, बच्चे जो है वो स्कूल ज़्यादा आएँ और उनको गरम पका हुआ भोजन भी उपलब्ध कराया जाएगा। किसके अंतर्गत? मिड डे मील के अंतर्गत, ठीक है, MDM के अंतर्गत। और अब इसे परिवर्तित करके क्या नाम कर दिया गया है? प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना इसका नाम कर दिया गया है। शॉर्ट में यदि बोले तो पीएम पोषण इसका नाम कर दिया गया है। अब इस योजना के अंतर्गत है क्या ऐसा? तो देखिए, इस योजना के अंतर्गत देश के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त जितने भी स्कूल होंगे उनमें कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले बच्चों के अलावा बाल वाटिका के बच्चों को भी मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। तो इसमें क्या चीज़ इसमें रखी गई है कि इसमें जो बाल वाटिका यानी कि जो प्ले स्कूल वाले बच्चे होते हैं उनको भी मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। पीएम पोषण योजना को 5 वर्षों 2021-22 से 25-26 के लिए जारी रखने की मंजूरी दी गई है। ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये 5 वर्षों के लिए यानी 2021-22 से लेकर 2025-26 तक के लिए जारी रखने के लिए इसकी मंजूरी दी है। अब हम जो बात कर रहे हैं मिड डे मील प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, क्योंकि उसी के अंतर्गत क्या आया है, पीएम पोषण योजना को लाया गया है। अब क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है कि जो मिड डे मील प्रोग्राम है ये कब शुरू हुआ था? तो ये कब शुरू हुआ था? 1995 में ये शुरू किया गया था, 1995 में शुरू किया गया था। और इसमें क्या था, इसमें पहली कक्षा से लेकर यानी क्लास 1 से लेकर 8th तक के बच्चों को भोजन दिया जाता था। जबकि अब की जो पीएम पोषण योजना है इसमें जो बाल वाटिका के अंतर्गत आते हैं, जो कि प्ले स्कूल के अंतर्गत जो बच्चे आते हैं, ठीक है, उनको भी भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। तो इसके अंतर्गत ये हुआ है। तो ये हमने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेन शुगर कौन सी शर्करा होती है? कौन सी शुगर होती है जिसे हम ब्रेन शुगर कहते हैं? ऑप्शन है गैलेक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज या फ्रैक्टोज। तो कौन सी शुगर होती है वो, ये आपको बताना है। तो इसमें जो आपका सही होगा वो होगा गैलेक्टोज, ठीक है। और ये जो गैलेक्टोज है ये किसके अंतर्गत आती है? तो जब हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट में हम 3 पढ़ते हैं वर्गीकरण में इसका, हम इसमें डिटेल में देखते हैं। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट जो है जब हम इसका क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण पढ़ते हैं तो इसमें आता है मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड के अंतर्गत आते हैं ग्लूकोज, फ्रैक्टोज और गैलेक्टोज। गैलेक्टोज के लिए ब्रेन शुगर कहा गया है। ब्रेन शुगर कौन सी है? गैलेक्टोज है। अब मान लीजिए यहाँ पर ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है कि ब्रेन शुगर कौन सी शर्करा है, और यहाँ पर ऑप्शन में दे दे मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड, या उपर्युक्त में से सभी या इनमें से कोई नहीं। ऐसे भी क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। तो आपको भी ये भी पता होना चाहिए कि माल्टोज, सुक्रोज, फ्रैक्टोज, गैलेक्टोज ये किसके अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, मोनोसैकेराइड के अंतर्गत जो आते हैं ग्लूकोज, फ्रैक्टोज और गैलेक्टोज आते हैं। तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है। अब आगे चलते हैं। तो ये जो शर्करा होती है ब्रेन शुगर जिसे हम कहते हैं गैलेक्टोज, ये दूध में पाई जाने वाली शुगर होती है। आगे बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट के अत्यधिक सेवन का परिणाम क्या होता है? यदि हम अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा लेंगे तो उसका क्या रिजल्ट आएगा? ऑप्शन है रिकेट्स, मोटापा, एनीमिया, कुष्ठ रोग। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था। तो इसका आंसर जो होगा मोटापा यानी ओबेसिटी। ओबीज जो है वो पर्सन ज़्यादा वेट गेन कर लेगा, जिसे हम क्या कहते हैं? मोटापा, ओबेसिटी कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत कब हुई थी ये आपको बताना है। ऑप्शन है 1975, 1985, 2002 या 2005 में। तो सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1985 में। ऑप्शन बी इसका सही होगा। इसको हम देख लेते हैं। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम, जिसे शॉर्ट में क्या कहा जाता है? यूपीआई इसे कहा जाता है, ठीक है। कभी आपसे पूछ ले यूपीआई टीकाकरण या यूपीआई ये कब आया था टीकाकरण? तो 1985 में आया था।
ठीक है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम टीकाकरण कवरेज में तेजी लाने के लिए इसे लाया गया था। इससे पहले एक और आया था, ठीक है, विस्तृत टीकाकरण योजना करके कुछ था, मैंने पढ़ाया हुआ है, मिशन इंद्रधनुष जब कराया था वीडियो, उसी में सारा कुछ बताया हुआ है टीकाकरण के बारे में। इसके अंतर्गत कौन कौन से टीके आते हैं सारा कुछ डिटेल में कराया है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। टीके उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, बालक और गर्भवती महिलाओं की मृत्यु दर में कमी के लिए ये लाया गया था। तो उद्देश्य आप लोग को पता होना चाहिए, कौन सा प्रोग्राम कब आया, क्या उसका उद्देश्य था, तो ये सभी बातों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। लिवुलोज जो होती है ये कौन सी शुगर होती है, कौन सी शर्करा होती है? ऑप्शन है फ्रैक्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज या फिर सुक्रोज। तो कौन सी शर्करा होती है ये? तो देखिए लिवुलोज जो होती है ये आपकी फ्रैक्टोज होती है, फ्रैक्टोज शर्करा होती है, और ये किसके अंतर्गत आती है? मोनोसैकेराइड के अंतर्गत आती है। फ्रैक्टोज जो होती है इसे ही हम क्या कहते हैं? फ्रूट शुगर कहते हैं। अब यहाँ पे लिवुलोज ना लिखकर फ्रूट शुगर आपसे पूछ सकता था, तो आपको पता होना चाहिए फ्रैक्टोज को ही फ्रूट शुगर कहते हैं, लिवुलोज कहते हैं, लेवुलोज, ठीक है। और यह शहद तथा मीठे फलों में पाई जाती है। सबसे मीठी शर्करा यही होती है फ्रैक्टोज। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है सबसे मीठी जो शर्करा होती है वो कौन सी होती है, तो फ्रैक्टोज होती है। आगे चलते हैं। ग्लाइकोजन का संग्रह शरीर के किस भाग में होता है? ऑप्शन है आमाशय, छोटी आंत, यकृत या पित्ताशय। तो ये तो हमने पढ़ा था जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, कहाँ पर होता है? यकृत में यानी लीवर में होता है ग्लाइकोजन का संग्रह। आगे चलते हैं। जंतु रेशे को कहा जाता है? ऑप्शन है प्रोटीन फाइबर, मिनरल फाइबर, सेलुलोजिक फाइबर या इनमें से कोई नहीं। तो कौन से हैं जो एनिमल फाइबर होते हैं या जंतु रेशे जो होते हैं? तो ये होते हैं प्रोटीन फाइबर। ठीक है, इनको हम देख लेते हैं एक बार। प्रोटीन फाइबर आपके कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं स्टेपल, एक होते हैं फिलामेंट। अब स्टेपल कौन से होते हैं? जो कि छोटे रेशे होते हैं। फिलामेंट कौन से होते हैं? जो कि लंबे रेशे होते हैं। अब यहाँ पर जो बांटा गया है इनको प्रोटीन फाइबर, तो इसमें आप क्या आते हैं? स्टेपल में आ जाते हैं, जैसे अल्पाका, कैमल, कश्मीरी लामा, मोहेर, ब्यूक्यूना, वूल। तो ये सब क्या है? स्टेपल हैं जो कि हमें जंतु से प्राप्त हो रहे हैं, और प्रोटीन फाइबर हैं और स्टेपल हैं क्योंकि इनकी जो लंबाई है वो कम है। फिलामेंट जो होते हैं लंबे रेशे होते हैं, ये भी हमें ये भी कौन से रेशे हैं? प्रोटीन फाइबर है। और एनिमल यानी ये हमें कीड़े, शहतूत पर जो कीड़ा होता है उससे प्राप्त होते हैं। सिल्क भी कई टाइप के होते हैं, हमने पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो इस जो फिलामेंट है वो कौन सा है? सिल्क होता है। प्राकृतिक रेशों में जो फिलामेंट रेशा होता है वो सिल्क होता है। ये क्लास मैंने प्रोटीन फाइबर हो गए या फिर कैरोटीन, नॉन कैरोटीन, ये सारा कुछ क्लासिफिकेशन मैंने अलग से कराया हुआ था। रेशों का वर्गीकरण काफ़ी अच्छे से, उसमें जितने भी रेशे हैं सभी के बारे में मैंने वहाँ पर बताया हुआ है। आगे चलते हैं। सेलुलोज फाइबर कौन से हो गए? सेलुलोज फाइबर आपके हो गए बास्ट फाइबर, लीफ और सीड, ठीक है। बास्ट में आपके कौन से आते हैं? फ्लेक्स हो गया, हैम्प, जूट, रैमी, ये सभी क्या है? तो ये आपके हो गए बास्ट फाइबर। लीफ यानी पत्ते से प्राप्त, मनीला, सीसल, ये क्या है? लीफ फाइबर हो गए। सीड फाइबर कॉटन और कपोक, ये आपके सीड फाइबर हैं। देखिए आप लोग जो भी एग्जाम देंगे, टीजीटी हो या पीजीटी हो, आप लोगों को एक तो रेशो का वर्गीकरण अच्छे से पता होना चाहिए, कौन सा रेशा किसके अंतर्गत आएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, सिंपल क्वेश्चन होते हैं लेकिन कभी कभी गलत भी हो जाते हैं हमसे वो, तो उनको अच्छे से आपको क्लियर पता होना चाहिए कौन सा रेशा किसके अंतर्गत आएगा। दूसरा प्रिंटिंग वाला जो है वो भी, डाइंग प्रिंटिंग वाला वो भी आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। एम्ब्रॉयडरी वाला, वहाँ से भी खूब क्वेश्चन आते हैं, वैसे मैं उसकी भी आपको कराऊंगी एम्ब्रॉयडरी सारा कुछ, ठीक है। तो ये ऐसे टॉपिक हैं जो आते ही आते हैं, आपकी क्वेश्चन पूछा ही जाता है और आपको क्लियर भी होने चाहिए। जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो गलत ना होने पाए, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। मिनरल्स यानी खनिज से प्राप्त होने वाले, तो एस्बेस्टस, ठीक है। अब हमने बात कर ली इन सभी के बारे में। प्रोटीन से हमें कौन से प्राप्त हो रहे हैं? प्रोटीन फाइबर कौन से होते हैं? तो प्रोटीन फाइबर आपके कौन कौन से होते हैं? जो कि सिल्क से प्राप्त होते हैं और हमें एनिमल से प्राप्त होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अल्पाका हो गया, कैमल हो गया, कश्मीरी लामा, मोहेर, बिकिना, वूल, ठीक है। मिनरल फाइबर एस्बेस्टर हो गया, सेलुलोजिक फाइबर जो कि बास्ट हो गया, लीफ और सीड से प्राप्त होने वाले। तो इन सभी के बारे में हमने पढ़ लिया। आगे चलते हैं।
खाद्य संरक्षण की घरेलू विधि है, कौन सी है घरेलू विधि खाद्य संरक्षण यानी फूड प्रिजर्वेशन की? ऑप्शन है डिहाइड्रेशन द्वारा, रेफ्रिजरेटर द्वारा, नमक वह चीनी द्वारा, यहाँ पर वह कर लीजिएगा, नमक वह चीनी द्वारा, और या इनमें से सभी। तो कौन सी है खाद्य संरक्षण की घरेलू विधि? तो इनमें से सभी। ऑप्शन डी इसका सही होगा, क्योंकि डिहाइड्रेशन यानी सुखाकर भी हम क्या करते हैं, फूड को प्रिजर्व करते हैं, और ये हमारे घरों में ही अपनाए जाने वाला मेथड होता है, घरेलू विधि है। रेफ्रिजरेटर द्वारा फ्रीज में रखकर भी हम क्या करते हैं, जो भी फूड आइटम है उनको प्रिजर्व करते हैं, संरक्षित करते हैं। नमक वह चीनी द्वारा भी करते हैं, जैसे कि अचार में आप नमक डालेंगे, ठीक है, और कुछ मुरब्बा, जैम, जेली, इनमें मीठा होता है, ठीक है, और भी हम मीठा ऐड करते हैं। ये क्या है, खाद्य संरक्षण की घरेलू विधियां होती हैं तीनों ही। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि जो शक्कर द्वारा संरक्षण दिया जाता है, फूड प्रिजर्व किया जाता है, उसमें जो शुगर की मात्रा होती है वो कितने प्रतिशत होती है? तो 65 से 69% होती है। कहीं आपको 68 भी मिल जाएगा, 65 भी मिल जाएगा लिखा हुआ। तो इसी के बीच जो भी आपका ऑप्शन में आंसर हो उसी को टिक करना है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि शक्कर द्वारा कितना, मतलब शक्कर का प्रतिशत कितना होना चाहिए यदि हमें कोई भी फूड को प्रिजर्व करना है, तो 65 से 69 होना चाहिए। नमक के द्वारा यदि हमें प्रिजर्व करना है किसी फूड को तो कितना होना चाहिए, 10 से 15% होना चाहिए। आगे चलते हैं। मनुष्य में रेक्टम एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, कौन से तंत्र से संबंधित है रेक्टम? ऑप्शन है पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र एक्सक्रीशन सिस्टम, परिवहन तंत्र सर्कुलेटरी सिस्टम। तो किससे संबंधित है रेक्टम जो होगा? तो ये होगा पाचन तंत्र से संबंधित यानी डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित। ये तो हमने अभी पढ़ा है तो आपको याद भी होगा। और ये किसका पार्ट है? रेक्टम जो होता है बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। और इसमें कौन कौन से आते हैं? सीकम हो गया, कोलोन हो गया और रेक्टम हो गया, ठीक है। तो ये इसके अंतर्गत आता है, किसके अंतर्गत? लार्ज इंटेस्टाइन के अंतर्गत। पिक्चर में आपको शो भी हो रहा होगा, ये है रेक्टम, ठीक है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको क्लियर पता होना चाहिए कौन सा पार्ट लार्ज के अंतर्गत आएगा, कौन सा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंतर्गत आएगा। कई बार यही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लिए जाते हैं। आगे चलते हैं। कम प्रोटीन युक्त आहार की आवश्यकता नहीं होती है। अब देखिए जो क्वेश्चन है सही से आपको पढ़ने की जरूरत होगी। पहले तो यहाँ पर पूछ लिया है कम प्रोटीन, ठीक है, फिर यहाँ पर दे दिया नहीं होती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन है पीलिया, कुपोषण, हेपेटाइटिस या वायरल। तो किस में नहीं होती है? नहीं होती है, ये पूछा गया है, तो कुपोषण में नहीं होती है। कुपोषण में क्या होता है? हमें हाई प्रोटीन की जरूरत होती है। जैसे आपका मेरास्मस हो गया, क्वाशियोरकर हो गया, ये किसकी कमी से होते हैं? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन ये होते हैं, प्रोटीन एनर्जी की कमी से होती हैं। यदि क्वाशियोरकर का पूछ लिया जाए तो प्रोटीन की कमी से होगा। मेरास्मस यदि पूछ लिया जाए तो प्रोटीन और एनर्जी की कमी से होता है। तो ये हमें क्लियर हो गया, ठीक है। अभी हमारे कुछ क्वेश्चन थे, आई होप आपको समझ भी आ गए होंगे, क्लियर भी हो गए होंगे। यदि किसी को कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू। और प्लीज़ चैनल को भी आप लोग लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें। थैंक यू।